छात्र एवं छात्राओं, हमने आगे के वीडियो में माननीय लेखक श्री सीताराम सेक्सरिया का एक पाठ का एक अंश, डायरी का पन्ना, जो यहाँ पर हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है, उस पाठ का एक अंश, लेखक परिचय, पाठ प्रवेश तथा पहले पृष्ठ की डायरी में क्या लिखा था और कोलकाता के लोग क्यों आज़ादी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, या तो 26 जनवरी 1931 के दिन का माहौल कैसा था। बस यही सारी बातें हमने देखी थी। करीबन 2000 रुपये का खर्च हुआ था। हमने ये विवरण विस्तार पूर्वक बताया था कि आज के ज़माने में 2000 रुपये की कीमत क्या है और उस वक्त के ज़माने में 2000 की कीमत क्या हो सकती होगी, यह बात हमने सुनिश्चित करी थी। और लास्ट के पैराग्राफ से हम वापस शुरू करेंगे कि मॉन्यूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह तो भोर मतलब सुबह से ही 6 बजे से ही पुलिस बड़ी संख्या में घेर लिया था। पुलिस ने बड़ी संख्या में पूरे पार्क को घेर लिया था, पर तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया था। मतलब उस भोर में भी कई जगह पर झंडे, पताका लहराई जा चुकी थी। श्रद्धानंद पार्क में प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया। अब यहां पर मुख्य बात शुरू होती है। पाठ का जो क्लाइमेक्स है, जो बोलते हैं ना कि क्लाइमेट चेंज जैसे होता है, उसी तरह से यहाँ पर एक ट्विस्ट कहानी में ये अब आ रहा है कि अब धीरे 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 पुलिस अपना रंग कैसे कैसे लोगों के ऊपर बरसा रही है, डंडों के माध्यम से और अलग अलग प्रकार से। वो किस तरह से भारत के हितैषी बनने की बजाय भारत में रहकर खुद भारतीय नागरिक होकर भारत के ही लोगों के विरुद्ध में वो अपना काम कर रहे थे। वो भी किसी एक अंग्रेज अफसर के कहने पर वो उन नियमों का पालन कर रहे थे। अब विद्यार्थी संघ के मंत्री को पकड़ लिया गया था तथा और लोगों को मारा या हटा दिया गया। मतलब किसी भी प्रकार से आंदोलन जब होता है तो पुलिस का काम होता है किसी भी प्रकार से बाय हुक और क्रुक, किसी भी प्रकार से उस भीड़ को चीरना, अलग करना, हटाना, या तो फिर गिरफ्तारी करना, लाठीचार्ज करना, या तो फिर अपने हिसाब से उन परिस्थितियों को हैंडल करना जो उनको ठीक लगे। वैसे आज के जमाने में उतनी सशक्तता पुलिस के पास नहीं है और वो चाहकर भी करे तो भी शायद ना हो पाए, परंतु उस वक्त तो अंग्रेजों की ही सरकार चलती थी और अंग्रेजों की ही सारी बातें होती थी। तो इस कारण लोगों को वहां से मारा या तो हटाया गया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए। ध्यान रखना, झंडा फहराने गए पर वे भीतर न जा सके, पर बाहर वहां पर काफी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सर फट गए। मतलब सीधी बात है, समूह में जब कोई भी काम हम कर रहे हैं तो उस समूह का फिर ध्यान नहीं होता कि हम अच्छा कर रहे हैं, हम बुरा कर रहे हैं। ज्यादातर समूह का काम हमेशा बुरा होना ही होता है। ठीक है, ज्यादातर समूह में जितने भी काम होते हैं ऐसे आंदोलन के स्वरूप में, तब हमेशा ज्यादातर वो नुकसान, आप लोगों ने देखा होगा कि आरक्षण का आंदोलन चला था 2015 के करीबन, और उस वक्त बहुत सारी गुजरात सरकार ने विनती की थी। वो हार्दिक पटेल आंदोलन चला रहा था और उसके बाद शाम से फिर भारत बंद का ऐलान हुआ और फिर बसों को जलाया गया, बहुत ही सरकारी गाड़ियों को जलाया गया, उनके कांच तोड़े गए, पुलिस वालों को परेशान कर दिया गया, BRTS के कांच वगैरह, बसें वगैरह जलाई गई। तो ये सब कुल मिला के समूह का जो व्यक्ति है जिससे इस बात
बात से कोई लेना देना नहीं कि मुझे आरक्षण मिले या न मिले, पर उसे इस बात से मजा आ रहा होता है कि लाओ चलो आग लगाते हैं, बहुत मजा आएगा। और इसी आग लगाने के कारण जो बातें सामान्य रूप से चलने वाली होती है वही गंभीर परिणाम लेकर जन्म लेती है, जिसका परिणाम बहुत ही खतरनाक आता है। आज भी उस आंदोलन के बहुत सारे अल्पेश कथीरिया और बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर देशद्रोह और राजद्रोह के केस चल रहे हैं, और उनके ऊपर आज भी बहुत सारी कोर्ट में समन्स बजती है। समन्स मतलब वो कोर्ट से बुलावा आना, आज भी वो भुगत रहे हैं। मतलब किसी अच्छे के लिए, काम के लिए कर रहे हैं, पर शायद तरीका अगर गलत है तो वो मुनासिब समझा जाता नहीं है। तो यहाँ पर भी यही बात है कि हरिश्चंद्र से झंडा फहराने गए, भीतर थे वो जा नहीं सके, पर बाहर ही देखा तो कुछ एक आदमियों के सर फट गए थे। और जब लाठी, डंडा सबका पीर है, ठीक है, डंडा सबका पीर है, फिर वो देखते नहीं है कि दाएं हैं, बाएं हैं, सर है, आंख है, नाक है, कुछ भी है, कहीं पर भी लग सकती है। और वही यहां पर दृश्य दिख रहा है। और गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकला जिसमें बहुत सी लड़कियां थी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। गुजराती संघ, हालांकि आप लोगों ने देखा होगा ज्यादातर गांधी जी हमारे गुजरात के थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे गुजरात के थे, और बहुत सारे व्यक्ति ऐसे नामी गिरामी जो हमारे भारत के अंदर गुजरात से ही एक विरोध की जो ज्वालाएं होती हैं, वो शायद आज तक आपको शायद लग रहा होगा कि वो सही मायने में गुजरात की पब्लिक जो है उनमें एक प्रकार का, अलग प्रकार का जुनून है जिसे वो सहन नहीं कर पाते, उसका तुरंत विरोध करते हैं। और वो कभी कभार थोड़े मायनों में सही हो सकता है, पर अगर वो किसी की जान लेने तक न जाए तब तक मुनासिब है। मुकाबला हो, स्पर्धा हो, तब तक बात ठीक है, पर उसमें फिर हिंसा या हिंसात्मक आंदोलन में परिवर्तित हो जाए, वह बिल्कुल गलत बात है। मैं इस बात से जरा भी समर्थन इस बात को नहीं दे रहा हूं कि ऐसे हिंसात्मक आंदोलन कभी भी नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना। अब दूसरी ओर 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। सोच लो, इन बालिकाओं ने, उस वक्त की जो लड़कियां पढ़ने वाली थी वे भी इतनी मजबूत थी, अपने भारत देश के लिए लड़ने के लिए तैयार थी। सोच लो, 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय, ध्यान रखना, कि लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव फहराया और मनाया। उसके बाद क्या हुआ? जानकी देवी, मदालसा बजाज नारायण आदि भी गई थी। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है? मतलब कि ज्यादातर ऐसा माना जाता था उस वक्त भी लड़कियां जो है वो घर के कामकाज के लिए बनी है, ये आंदोलन करना, ये साइकिल चलाना, ये स्कूटर चलाना, ये नौकरी पेशे होना या नौकरी करना, इन सब बातों को उस वक्त के बड़े बुजुर्ग लोग अच्छा नहीं मानते थे। ध्यान रखना, आज भी बहुत सारी ऐसी मुस्लिम कंट्रियां हैं जहां पर औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता, ये ध्यान रखना। तो आज भी ऐसे बहुत सारे देश है, बहुत सारी जगह है, बहुत सारी कंट्रियां हैं जहां पर औरतों को उनका अधिकार जो है वो प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हुआ। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब था वो जरा पता चला उनको कि भाई एक बार मोटर में बैठकर हम देखे तो सही कि क्या अच्छा मालूम हुआ है, क्या हो रहा है, क्या अच्छा मतलब ये बात है। अच्छा मतलब यहाँ पर ये इस बात के लिए गर्व लेने की बात नहीं है कि बहुत सारे लोगों को लगी है, बहुत सारे लोग जख्मी हो गए हैं, बहुत सारे लोगों के हाथ पैर टूट गए हैं, वो अच्छी बात नहीं है, पर लोगों के मन में एक विरोध धीरे धीरे पनप रहा था। और वो धीरे धीरे पनपने वाला जो विरोध है वो आगे आने वाले समय में आजादी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखता था। यह बात यहाँ पर बताई गई है। जगह जगह फोटो उतर रहे थे और अपने भी फोटो का काफी प्रबंध किया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया जिसमें मुख्य पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। अच्छा, यहाँ पर एक बात ये बताई गई है, आप लोगों ने देखा होगा कि जगह जगह पर फोटो लिए जा रहे थे। वो क्यों लिए जा रहे थे आप बता सकते हैं? लिए फोटो इसलिए जा रहे थे क्योंकि आजकल का जमाना थोड़ी है कि यहाँ पे वीडियो उतारा या तो फोटो लिया व्हाट्सएप पे रख दिया पूरे इंडिया में फैल गए। नहीं, उस वक्त प्रिंट मीडिया बहुत मजबूत थी, इलेक्ट्रिक मीडिया थी पर बहुत कम।
दूरदर्शन वगैरह जो चलते थे वो रेडियो में जो जैसे विविध भारती के समाचार आते हैं बीबीसी के, उसी तरह से वो था, पर उतना सशक्त नहीं हुआ उस वक्त। पेपर में, न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया मतलब ये दिव्य भास्कर, संदेश, गुजरात समाचार, ये सब जो न्यूज़ जो छापते थे, और साप्ताहिक वगैरह जो यंग इंडिया या नवजीवन या ऐसे बहुत सारे साप्ताहिक थे, वो भारत के अंदर क्या क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ आज़ादी के लिए कौन कौन लोग प्रयास कर रहे हैं, ये सारी बातें जो है वो वहाँ पर छापी जाती थी। और फोटो वगैरह इसीलिए तो लिए गए थे ताकि उत्तर भारत को या किसी और जगह पर पूरे भारतवर्ष में ऐसा ना लगे कि कोलकाता में आज़ादी के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, इनको जरूरत ही नहीं है आज़ादी की, ऐसा जो मान रहे थे लोग, वो बिल्कुल उनकी मान्यता एकदम गलत साबित हो रही थी। अब आदमियों को पकड़ लिया गया था, जिसमें मुख्य रूप से दो व्यक्ति जो पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे, उनको भी पकड़ लिया गया था। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था, पर यह प्रबंध कर चुका था। ध्यान रखना, स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। स्त्री समाज क्या कर रहा था? अपनी तैयारी में लगा था। कौन सी तैयारी? जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी कि हमें अपना जुलूस भी निकालना है शांति से, और जहां हमें बोला गया है वहां पर हमें पहुंचना है, और हमें नारेबाजी, इनकलाब जिंदाबाद, या हमारी मांगे पूरी करो, या वी वांट जस्टिस, ये सब जो नारे आप लोगों ने पुराने पिक्चरों में और सब जगह देखे होंगे, वही बातें यहाँ पर देखी गई है और बताई भी गई है। ध्यान रखना, मॉन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में मतलब सुबह में था, वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। इससे लोगों को आशा होने लगी थी कि शायद पुलिस अपना रंग न दिखलावे। ध्यान रखना, इससे लोगों को क्या आशा होने लगी थी कि हम आंदोलन करेंगे पर पुलिस वाले हमारी सहायता करेंगे, ना कि हमारा विरोध करेंगे। उल्टा जो जैसे सीधी बात है कि वो अंग्रेजों के अफसर थे भाई, अंग्रेजों के नौकर थे, वो अंग्रेजों के गुलाम थे शायद, और वो अंग्रेज के वहां नौकरी कर रहे थे, तो ये इनके कैसे भले हो सकते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। और बात वही साबित हो जाती है कि पुलिस अपना रंग न दिखलावे, लोगों को ऐसा लग रहा था, पर वह कब रुकने वाली थी? 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वह निराली थी। ये प्रश्न बहुत बार सीबीएसई बोर्ड के पेपरों में पूछा जाता है कि आज जो बात थी वह एक निराली थी, और इसका आशय स्पष्ट कीजिए, या तो इस डायरी के पाठ, डायरी का पन्ना, इस पाठ के आधार पर आप स्पष्ट कीजिए कि आज जो बात थी वो निराली थी। क्यों निराली थी? उसका कारण ये था क्योंकि अब तक कभी भी लोगों ने ऐसा माहौल, ऐसा उत्साह, ऐसा आंदोलन कभी किया ही नहीं था। कभी देखा ही नहीं था कि इतने लोगों में इतना हुजूम जो है वो लोग जो है वो इतने लोग आ जाएंगे और आजादी के लिए लड़ेंगे, ऐसा कभी उन्होंने देखा नहीं था। और इसलिए कहा गया है कि आज जो बात थी वह निराली थी। इससे आपका क्या कहना है, या आपका क्या समर्थन है, या आप इस बात से कितना समर्थन, आप इस बात को कितना समर्थन देते हैं? ये बात भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है, ध्यान रखना, नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो ये बता रहा है कि जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी। ध्यान रखना, आज तक, मतलब सीधी बात है कि अंग्रेज को इतने मतलब हमारे दयालु या हमारे घर के सदस्य नहीं थे कि हम उनको प्रेम से बोलते कि भैया नमस्कार, भारत देश हमारा है और आप हमें कृपा करके आज़ादी दे दीजिए। इतने तो वो आसान थे ही नहीं, और उनको भगाना पड़ेगा, यह बात लोगों के मन में बैठ गई थी, और वो हमारे घर पर कब्जा कर बैठे थे, हमारे भारत देश पर कब्जा कर बैठे थे। तो अब कौन सा रास्ता था जिससे हम इस 26 जनवरी 1931 की बात को पूरा ब्यौरा बनाकर हम आजादी की ओर चल पड़े, आजादी की ओर प्रयाण तो करें कम से कम। युद्ध तो वैसे भी करना है और ऐसे भी करना है, और जब युद्ध में पड़े हैं तो मरना ही मरना है, ठीक है, फिर इस पार या उस पार, ठीक है। और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। यहां पर यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है कि यह ओपन लड़ाई थी, ऐसा क्यों कहा गया है? कि इसलिए कहा गया कि पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था। ध्यान रखना, पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था। क्यों निकल चुका था? यह आगे आएगा कि अमुक अमुक धारा के तहत अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती है
अंग्रेजों को पहले ही डर था और इसीलिए उनके पुलिस कमिश्नर ने पहले ही नोटिस निकाल दी थी कि अमुक अमुक धारा के तहत आप कुछ भी करें, हैं, आपको कहीं पर भी इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है, आपको आंदोलन करने की इजाजत नहीं है, आपको किसी भी प्रकार के आंदोलन को करने की जरूरत नहीं है। और जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि यदि आप सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। क्या बात बताइए है यहाँ पर कि अगर आप लोग इस पाठ में बताया गया है कि अगर आप इस सभा में पाठ लेंगे तो आप अवश्य ही दोषी पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को डर था कि अगर ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई, हम भीड़ को काबू नहीं कर पाएंगे और कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो ये लोग शायद हमारे विपरीत जाकर हमारा ही ज्यादा नुकसान करेंगे। तो पूरे भारत में एक अलग प्रकार की छवि उभरेगी कि अब अंग्रेजों की इतनी तानाशाही भारत के लोगों के ऊपर नहीं चलती है। इसलिए यहाँ पर ये नोटिस भेज दी गई थी कि आपको कहीं पर भी इकट्ठा होना नहीं है, नहीं तो आप दोषी समझे जाएंगे। इधर काउंसिल की तरफ से नोटिस निकल गया था। याद रखना, ये भी प्रश्न में बहुत बार आता है कि इधर काउंसिल की तरफ से नोटिस निकल गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले कहीं नहीं हुई थी और न किसी ने की थी और न शायद कोई करने वाला था कि भाई कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था, सब इकट्ठे नहीं हो सकते थे। और इस तरफ मॉन्यूमेंट के जो लोग आजादी के लिए लड़ने वाले थे उन सब ने एक नोटिस ये निकाला था कि हमें इतने बजे तो 4:24 पर झंडा फहराना है और मॉन्यूमेंट के नीचे 4:24 पर इकट्ठा हो जाना है वहां पर उस वक्त पर। और वहां पर झंडा फहराने के बाद स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होना जरूरी है। सर्वसाधारण मतलब सब आ गए, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े लेकर सब, कोई व्यक्ति औरत मर्द, इसका कोई भेदभाव नहीं कि कौन क्या करता है, कौन किसके लिए करता है, कितना किया है, कैसे किया है, उसका कोई मायने नहीं था। सिर्फ आपको इकट्ठा होने की एक निमंत्रण गुप्त रूप से दिया गया था कि आप आइए और आजादी के लिए थोड़े बहुत लड़िए तो सही, आप खड़े तो रहिए कम से कम। और यहाँ पर लिखा गया है खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले कभी नहीं हुई थी। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी पर ही रोका गया। चौरंगी जहाँ पर 4 रास्ते थे वहां पर ही सुभाष बाबू जैसे ही जुलूस लेकर आए उनको वहां पर ही रोक दिया गया था। और भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। सीधी बात है कि मान लीजिए कि 200-400 पुलिस वाले हैं और 5-7-10 हजार की भीड़ है तो क्या किसी भी तरीके से उस भीड़ को काबू नहीं किया जा सकता, उसको अंकुश में नहीं लाया जा सकता। शायद वो भीड़ जो है वो बेखौफ होकर शायद वो लड़ने मरने और मारने पर उतर आए। ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती हैं, ध्यान रखना। भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलाना शुरू कर दिया। सबसे खतरनाक और गंभीर अगर जो बात है वो लाठीचार्ज। वो तो डंडा सबका पीर, जिसने डंडे खाए हैं उनको ही पता है कि भाई डंडे पड़ते हैं तो कैसे कैसे आवाजें आती है और कैसे कितने कितने लोगों की टांगे टूटती है। ध्यान रखना, भगवान करे किसी के ऊपर ऐसा ना हो, पर जब हमारी आजादी का हक कोई छीनता है तो हमें कभी भी उस बात के लिए रुकना नहीं चाहिए, चाहे डंडे पड़े चाहे जान चली जाए। ठीक है, और पुलिस ने लाठियां चलाना शुरू कर दिया। बहुत आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी और सुभाष बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा नहीं, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, जान तक क्यों न चली जाए, अब हमें आगे ही बढ़ना है और आगे बढ़ना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो ये फर्क है, ध्यान रखना। अब इससे सीखने को बात ये मिलती है कि अगर जिंदगी में आपने कोई काम या लक्ष्य हासिल करना है या सीखा है, सिद्ध करना है, तो हमेशा ये याद रखना चाहिए आपको कि अगर हम आधे तक आ गए हैं और कुछ मुश्किल हालात पड़ गए हैं तो उस मुश्किल हालातों के सामने कभी झुकना नहीं है। ये पाठ में ये सिखाता है विद्यार्थी मित्रों, सब ध्यान देना।
जैसे 9th की कविता है, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, है कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। मतलब एक पत्ते जितनी छां मिले ना, या कोई भी कैसी भी मुश्किल हालातों का हमें सामना करना पड़े, पर हमें उस संघर्षमय रास्ते को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर हमने उस संघर्षमय रास्ते को छोड़ दिया तो उस लक्ष्य को हम कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। जैसे जिस प्रकार, अगर आप लोगों को याद हो, महाभारत में युद्ध करने की बारी आ जाती है, सामने सारे कौरव, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, दुशासन, दुर्योधन, सब कोई खड़े थे, और इधर ये 5 पांडव, और उनमें भी दुर्योधन के दुश्मन की तरह अगर लड़ने वाले कोई मुख्य व्यक्ति था तो वो था अर्जुन, और अर्जुन के साथ एक सारथी के रूप में भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण ने उसको ये नहीं कहा कि अगर तू नहीं लड़ेगा तो चल हम वापस चलते हैं, युद्ध आधा छोड़कर भाग जाएंगे, नहीं। कृष्ण भगवान ने उस भगवत गीता में यह बताया है कि अगर मनुष्य तुम्हें कर्म करना है तो कर्म करते ही रहना है, उसके फल की अपेक्षा नहीं रखनी है, फल तो भगवान देने वाला है, आपको तो सिर्फ कर्म करना है। और जब युद्ध में आ ही गए हैं तो फिर अपने क्या पराये क्या, लड़ना है सो लड़ना है, ठीक है। तो ऐसी सभा पहले कभी नहीं हुई थी, और इन्होंने कि भाई ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा कि आप इधर आ जाएंगे, लाठीचार्ज हो रहा है, हम थोड़े बच जाएंगे, हमें कम लगेगी, पर नहीं। जब नेता ही मजबूत ना हो तो आपकी सेना कभी भी युद्ध नहीं जीत सकती। ध्यान रखना, बहुत बार ऐसा कहा जाता है या बोला जाता है कि अगर आपका सेनापति मजबूत नहीं है ना तो वो युद्ध कभी आप नहीं जीत सकते, इसलिए कहा गया है यहाँ पर। और सुभाष बाबू कहते भी हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, भले जान चली जाए, पर हम तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। यह सब तो अपनी सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। मतलब जो लेखक हैं वो उनका और इनका, सुभाष बाबू का और इनका विशेष कोई दूरी नहीं थी कि जहां से कुछ ना दिखे कि वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर पुलिस क्या कर रही है, अंग्रेज अफसर क्या कर रहे हैं, वो सारी बातें जो है वो क्या कहा क्या हो रहा था वो सब हमें पता चल रहा। और सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे। यह अपनी आंख से मैंने देखा कि पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी, क्योंकि पुलिस का काम यही है भाई कि किसी भी कार्यक्रम को जो गलत तरीकों से हो रहा है उनको रोकना। पर उनको शायद ये पता नहीं था भाई जिस बंदों को तू रोक रहा है वो तेरे अपने ही भाई। पुलिस वाले ये देख नहीं रहे थे और जमकर लाठियां चला रहे थे। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर, उसका बहता हुआ खून देखकर आंख मिच जाती थी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो युद्ध में तो आ जाते हैं पर थोड़ा सा खून देखकर शायद चक्कर आ जाते हैं या तो बेहोश हो जाते हैं। पर एक बात तो है कि चलो मान लीजिए कि खुदा न खास्ता हम रास्ते से जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, किसी का खून बह रहा है, किसी के हाथ पांव अलग हो गए हैं, तो क्या हम उसकी मदद नहीं करेंगे क्या? कम से कम हम 108 को तो बुला सकते हैं, कम से कम हम उसको अस्पताल तो पहुंचा सकते हैं। तो ये सब थोड़ी बहुत हिम्मत अब हमें अपने मन से, अपनी आत्मा से जगानी होगी। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक हमारे में वो हिम्मत और वो ताकत और वो बाजार में नहीं मिलती है मित्रों, दोस्तों, कि बाजार में जाकर हम ऐसे खरीद ले कि लाओ 250 ग्राम, हिम्मत नहीं, ऐसा कभी मुमकिन नहीं होगा। हिम्मत एक जज्बा, एक जो हुजूम होता है, एक जो ताकत होती है, एक हौसला होता है, वो हमारे मन के अंदर भीतर छुपा हुआ होता है और वो हमेशा हमें हौसला अफजाई करते हुए रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे मैंने यहाँ तक ऐसे व्यक्ति देखे हुए आर्मी में, वो मैंने पुरानी पिक्चर की बात की थी, रोटी कपड़ा और मकान, या बहुत सारे साथ हिंदुस्तानी अमिताभ बच्चन की जो फिल्में हैं उन सब में शायद अमिताभ बच्चन के हाथ कट जाते हैं या बहुत सारी जगह पर वो हीरो घायल हो जाते हैं। वो तो एक फिल्म है, पर हकीकत में भी हमारे यहाँ जो बॉर्डर पिक्चर बनी है या LOC या कारगिल का जो जिसमें जो वाकया बताया गया है, उन सब में भी ऐसे जाबाज नौजवान है। आप लोगों ने पिक्चर देखी हो कि भाग मिल्खा भाग, तो उसमें भी वो मिल्खा सिंह जब क्वालिफाइड राउंड में जाना होता है उससे पहले उसके जो दुश्मन है उसको मार के जाते हैं, फिर भी वो दौड़ता है और उसकी उस लगन की वजह से उसको वहां पर क्वालिफाई राउंड में सिलेक्ट कर लिया जाता है। मतलब कुल मिला के सीखने की बात यह है कि अगर हम आ गए हैं युद्ध में तो उस युद्ध को कभी छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और यह सब अपनी आंखों से देखा, पुलिस लाठियां चला रही थी और क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सर देखकर, बहता हुआ खून देखकर आंखें मिच जाती थी। इधर यह हालात हो रहे थे कि उधर स्त्रियां मोन्यूमेंट की सीढ़ियों पर, ध्यान रखना, अब स्त्रियों की
जो समस्याएं हैं वो उनकी अलग समस्याएं हैं, ऐसा नहीं है। वो भी इस आंदोलन में कहीं पीछे नहीं है, वो भी पुरुषों के साथ कदम से कदम, ताल से ताल मिलाकर वह भी आजादी के लिए लड़ना चाहती थी। चढ़कर झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी। ध्यान रखना, जो प्रतिज्ञा पत्र जो पढ़ना था वो पढ़ रही थी, ठीक है। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी। ये एक बहुत सम्माननीय बात है कि स्त्रियां कम से कम घर से बाहर तो निकली, कम से कम वो घर से बाहर आई तो सही, कम से कम उन्होंने देखा कि आंदोलन कैसे होता है, आज़ादी हम कैसे प्राप्त करेंगे, आज़ादी के लिए हमें कैसे लड़ना चाहिए। ये सब सारी बातें उन्होंने यहाँ पर बताई हुई है। प्रायः सबके पास झंडा था। जो वॉलंटियर गए थे वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी हटते नहीं थे। बस ये एक हमारा जज्बा, एक हमारी ताकत, ये हमारे मन की जो मजबूती है, हमारा जो मनोबल है, पौरुषत्व है, वो कभी अगर डगमगाए नहीं तो हमारा आत्मबल हमेशा जिंदा रहेगा और हम किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ये ध्यान रखना, पहले के ज़माने में राजा रजवाड़े वाले लोग, जो राजा वगैरह होते थे, जितने भी आक्रमणकारी भारत में आए, तो उनके सामने लड़ने वाले जो भी लोग थे, उनके हमेशा मन की मजबूती, उनका जो आत्मबल, उनका जो पौरुषत्व था वो मजबूत था, इसलिए वो इतने सारे युद्ध कर पाते थे। नहीं तो ऐरे गहरे नत्थु खैरे का काम नहीं है भाई युद्ध में जाना और लड़ना और डंडे खाना, है। ये कोई लड्डू थोड़ा है जो आपने खा लिया और हम बच गए, नहीं। तो ये एक सीखने वाली बात है कि आने वाले समय में भी कहीं पर भी किसी भी जगह ऐसे अगर कुछ मामले और हालात बन जाते हैं तो हमें कभी भी उन हालातों से पीछा छुड़वाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब जब आ गए हैं तो युद्ध करना ही हमारा कर्तव्य है, परम कर्तव्य है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर लाठियां पड़ने पर भी वो स्त्रियां हटती नहीं थी, औरतें महिलाएं, ध्यान रखना। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी। अच्छा, यहाँ पर पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी यानी मतलब कोई पानी पीकर या बर्फ खाकर ठंडी नहीं पड़ी थी, या कोई नाश्ता पानी नहीं कर रहा था, पर ठंडी इसलिए पड़ी थी क्योंकि पुलिस के मन में एक वहम आ गया था कि भीड़ ज्यादा हो गई है, हमने कुछ भी किया तो ये लोग शायद हमारा भी नुकसान कर सकते हैं, हमारी भी जान ले सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अब तक के बहुत सारे ऐसे मामले बने हुए हैं कि जहां पर भीड़ बेकाबू हो जाती है तब वहां पर आंदोलनकारी व्यक्तियों के स्वरूप में और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पुलिस को मारने मरने पर तुल जाते हैं और बहुत सारा नुकसान पुलिस वालों का होता है। ध्यान रखना। देखो मैंने जो बात कही और उसके बाद फिर उल्टा हुआ कि उसने फिर डंडे मतलब पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी और फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज्यादा होने लगी के कारण बहुत आदमी घायल हुए। मतलब सीधी बात है कि जितने ज्यादा आदमी होंगे, जितनी पुलिस से उनके घर्षण होंगे, संघर्ष होगा, घर्षण होगा, आमना सामना होगा, मारपीट होगी, गाली गलौज होगी, तो सीधी बात है पब्लिक का नुकसान होगा और होगा ही। ठीक है। और धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया। मतलब एक इंसान की भी ताकत होती है कि वो कितना मार सहन कर पाएगा, कितनी लाठियां झेल पाएगा, ये बात यहाँ पर बताई गई है। ठीक है। और धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और करीब 50-60 स्त्रियां वही मोड़ पर बैठ गई। मतलब ऐसा नहीं कि भाई डंडे बरस रहे तो चलो घर भाग जाए, हमारा ये काम नहीं है, हम तो औरतें हैं, हम तो अबला है या हम तो अबला नारी हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। वही स्त्रियां वहीं उसी मोड़ पर, उसी जगह पर जहां पुलिस ने लाठियां बरसाना शुरू कर दिया था, वहीं पे बैठ गए जैसे आज के आंदोलन होते हैं। ठीक है। और पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। जिनका नेतृत्व कौन कर रहा था? विमल प्रतिभा कर रही थी। उनको बहु बाजार के मोड़ पर, बहु बाजार नाम है जगह का, ध्यान रखना, बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वही मोड़ पर वापस बैठ गई। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई जिस पर पुलिस बीच बचाव में लाठी बीच में चलाती रहती थी। मतलब कि ये लोग अगर वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, वी वांट जस्टिस, या ऐसे कोई भी नारे या आंदोलनकारियों के बारे में या पुलिस के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनके लिए तो ये सब अनाप शनाप भी है और उनके ऑर्डर जो है वो पब्लिक फॉलो नहीं कर रही है। तो सीधी बात है बीच बचाव करने के लिए भी शायद पुलिस जो है वो कुछ एक देर के बाद 10 मिनट या 20 मिनट रुकने के बाद वो फिर से डंडे बरसाती, फिर से पब्लिक बैठ जाती, वापस लोग उठते, वापस झंडे फहराने की कोशिश करते, वापस आंदोलन चलता, वापस
जो लोग हैं, स्त्रियां और पुरुष वर्ग जो है वो वापस अपने नारे जो है वो दोहराते और फिर वापस वही डंडे और वही पुलिस। तो सोच लो इन व्यक्तियों का, इन औरतों का या महिलाओं का कितना मनोबल मजबूत होगा और वे कितनी सशक्त होगी, वो कितनी मजबूत होगी मन से कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए हमें आज लड़ना तो है ही। आप लोगों को शायद पता है, पर अब जो है वो धीरे धीरे आर्मी में और पुलिस में भी लड़कियां जो है वो ज्यादातर भर्ती होने लगी हैं और वो जो काम लड़के कर रहे होते हैं वो सभी काम औरतें जो है वो आज अब करने लगी है। इसीलिए ये सब सारी जानकारियां मैं आपको बता रहा हूं, समझ में आया? अब लास्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है वो बहुत मायने रखता है, ये ध्यान से सुनना जरा दोस्तों। इस प्रकार करीब पौने घंटे मतलब 45 मिनट के करीबन इस मिनट के बाद पुलिस की लारी आई मतलब उस वक्त वो पुलिस जैसे आज के जो गाड़ियां आती है वो डिब्बे जैसे वो ट्रक वगैरह जैसे होता है, ऐसा एक पुलिस का जो डब्बा वगैरह जिसको बोलते हैं ऐसी पुलिस की लारी, उस गाड़ी को लारी बोलते हैं। वो लारी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया। कहां पर ले जाया गया? लाल बाजार ले जाया गया और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। ब्रिजलाल गोयनका जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था, दम जेल में भी अपने साथ था, पकड़ा गया। पहले तो वो झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मॉन्यूमेंट की ओर इतने जोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा। सोच लो कि वो मॉन्यूमेंट के, क्योंकि उसके मन में एक जज्बा था कि मैं कुछ भी हो जाए, मेरा लक्ष्य है कि इस झंडे को मैं मॉन्यूमेंट के वहां जो फहराने की बात हमारी हुई थी, भले पुलिस कमिश्नर ने नोटिस दिया है, हमारे काउंसिल ने जो नोटिस दिया है, बस उस नोटिस के आधार पर मुझे तो अपना काम करना है, झंडा फहराना है और झंडे फहराने के साथ साथ मुझे अपना कर्तव्य भी निभाना है। तो वो ब्रिजलाल गोयनका जो है वो झंडा लेकर दौड़ रहे हैं। दौड़ते दौड़ते इतने बेतहाशा वो दौड़ते हैं कि वो अंग्रेज जहां पे खड़ा होता है उसके थोड़ी दूरी पर वो खुद गिर जाते हैं। और उसके बाद देखो एक अंग्रेज घुड़सवार ने उन्हें लाठी मारी, फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। मतलब उनको पता था कि अगर मैं इनको पकड़े रखूंगा या जेल ले जाऊंगा तो बाकी सारी भीड़ भी बेकाबू हो जाएगी और शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये सब सारे जितने भी बचे कुछ व्यक्ति हैं, ये इस व्यक्ति के घायल होने के कारण या पकड़े जाने के कारण शायद वे सब पुलिस के ऊपर हमला कर दे। ये भी थोड़ी बहुत जो डर की बातें हैं वो पुलिस के मन में थी, ध्यान रखना दोस्तों। और फिर इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया और वहां पर भी उसको छोड़ दिया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहां पर गिरफ्तार हो गया। ऐसा नहीं कि भी गिरफ्तार होने से वो डर रहा था या तो नहीं करना था या तो ऐसी कोई बात नहीं थी, पर वह यह देख रहा था कि कुछ भी हो जाए मुझे तो अपना काम करना है। वो स्त्रियों के जुलूस में गया और बाकी के जुलूस में गया और देखो यहाँ पर लिखा गया है कि वह जुलूस बनाकर 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहां पर गिरफ्तार भी हो गया। मदालसा भी पकड़ी गई, ध्यान रखना। उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा था। मतलब 3rd डिग्री या ऐसे बहुत सारे क्राइम जब व्यक्ति करते हैं, कोई चोरी है या कोई मर्डर का कोई केस बनता है और बहुत सारे ऐसे गंभीर रेप के मामले जब बनते हैं या अपहरण के मामले बनते हैं या लड़कियों के ऊपर कोई अत्याचार के मामले बनते हैं, तब पुलिस वाले जो है वो जेल में जो व्यक्ति होता है उसके ऊपर बहुत सारी यातनाएं उसको देते हैं, बहुत सारी मार पड़ती है, बहुत कुछ ऐसे गंभीर मामले अब तक पेपर में, न्यूज़पेपर में, इलेक्ट्रिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में सामने आते रहते हैं कि अब ऐसा होने लगा है। और शायद बहुत बार ऐसी भी बातें होती हैं कि लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते, पर यहाँ पर तो आज़ादी प्राप्त करनी थी, फिर भी उस मदालसा को बहुत सारे पुलिस वालों ने मारा था। ठीक है, सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई। सोच लो, कोलकाता में लोग ऐसा सोचते थे कि कोलकाता में तो आज़ादी के लिए कुछ नहीं हो रहा है, वहां पर कुल मिला के 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी, ध्यान रखना। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कोलकाता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई। ये पहली बार इतिहास में था कि इतनी लड़कियां, औरतें सब जो है वो घर से निकली थी और उनको पहली बार ऐसे गिरफ्तार कर लिया था और एक रिकॉर्ड कायम हो, ऐसी शायद बातें थी। और करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फोन आया
कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहां गए बहुत से लोगों को चोट लगी हुई थी। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख तथा फोटो उतरवा रहे थे। मैंने पहले भी कहा यहाँ पर फोटो उतरवाने की बात जो बताई गई है वो इसलिए बताई गई है ताकि लोगों को दूसरे दिन के अखबार में पता चले कि कोलकाता में या बंगाल में कुछ नहीं हो रहा है, तो लोग आज भी जागरूक हैं। डायरी का एक पन्ना यह इसीलिए सक्सेना जी ने लिखा है कि भाई भारत में सिर्फ किसी और जगह पर या किसी एक अकेले राज्य में अंग्रेजों के सामने खिलाफ लड़ने वाली बातें थी, वो सिर्फ किसी एक व्यक्ति ने नहीं की थी, परंतु जिसने जैसा मन हुआ, जिसने जिसकी अपनी खुद की जितनी ताकत थी, वैसे वैसे उन्होंने भारत देश की आजादी के लिए सबकी मदद की थी। चोट लगी हुई थी बहुत सारे लोगों और डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख के लिए फोटो उतरवा रहे थे और उस समय तक 67 आदमी वहां आ चुके थे और बाद में तो यह संख्या 103 तक आ पहुंची थी। मतलब बहुत सारे लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। और एक बात है कि ये कोई शादी या ब्याह का प्रसंग नहीं था, ये तो आंदोलन था और वो भी एक पूरे भारत देश के लिए। तो सीधी बात है, वहां पर कोई खाना नहीं बट रहा था दोस्तों, वहां पर तो लड़ाई लड़नी थी, जिंदगी और मौत का सवाल था। मुट्ठी में मौत लेकर लोग गए थे और लोगों को ये पता भी था कि शायद हम मर भी जाएंगे, कोई बात नहीं, हमारे देश के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, अस्पताल गए लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुंचे और जो लोग घरों में चले गए वे तो अलग, मतलब 160 के करीबन तो अस्पताल में थे और बाकी जो बहुत सारे जिन्होंने सामान्य सी चोट लगी है, थोड़ी सर पर, थोड़ी हाथ पर, थोड़ा सा खून बह रहा है, ऐसे व्यक्ति तो बहुत सारे घर पर चले गए थे क्योंकि आंदोलन उस दिन का, एक दिन का जो आयोजन किया गया था उसके हिसाब से तो सब कार्यक्रम समाप्त हो चुका था और वे अलग हैं। इस प्रकार 200 घायल जरूर हुए हैं, पकड़े गए आदमियों की संख्या का तो पता नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ। ध्यान रखना, यहाँ पर लिखा गया है आज जो कुछ हुआ वह अपूर्व, अप्रतिम, अद्वितीय, अद्भुत था। क्यों? ये भारत देश के लिए, भारत की आजादी के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए लड़ने की जो बात थी उसमें यह लोग बंगाल और कलकत्ता के बारे में जो लोग बोलते थे उनके लिए एक मुंह तोड़ जवाब था। ध्यान रखना, उनके लिए एक मुंह तोड़ जवाब था कि बंगाल के नाम पर अब तक एक कलंक था कि यहाँ आजादी के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में घुल गया और लोग सोचने लग गए कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है। मतलब लोगों को ऐसा लगने लगा है कि शायद ये सारा काम जो है वो आज़ादी के लिए, भारत के लिए जो आज़ादी की बात है वो एक सिर्फ किसी राजस्थान या गुजरात या महाराष्ट्र या किसी और जगह की नहीं है, पर सब मिलजुल कर भारत के एक होकर, भारत के सारे व्यक्ति एकजुट होकर अगर इस समस्या का सामना अगर करेंगे तो भारत जल्द से जल्द आज़ादी जरूर प्राप्त कर पाएगा। तो कुल मिला के यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है और मुझे आशा है कि इन सारे अंशों को आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा तथा आप लोग घर पर जाकर भी इस डायरी का पन्ना 1, 2 या 3 बार जरूर पढ़िएगा ताकि आपके जीवन में भी कभी कभार ऐसे मौके अगर आते हैं तो आपको भी डायरी लिखने की आदत पड़े और उस डायरी में पूरी दिनचर्या में क्या क्या हुआ, क्या क्या होने वाला था या क्या हो सकता था, ये सारी बातें अगर हम लिखते हैं तो वो लिखावट कहीं पर भी जाती नहीं है। इसलिए इस पाठ को यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ और यहाँ पर अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। धन्यवाद।